नमस्कार, जनप्रवास सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत में कोरोना महामारी का सबसे बुरा दौर खत्म हो चुका है। उन्होंने कहा कि जनवरी के किसी भी हफ्ते में भारत अपने नागरिकों को वैक्सीन देने की स्थिति में होगा। भारत वैक्सीन डेवलप करने और रिसर्च में किसी से पीछे नहीं है। दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में है। दिल्ली में न्यूनतम पारा 3.4 डिग्री दर्ज किया गया है। साथ ही पंजाब और हरियाणा में कड़ाके की ठंड जारी है। पंजाब के आदमपुर में न्यूनतम तापमान 0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं अमृतसर में 1 डिग्री दर्ज किया गया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पश्चिम बंगाल का पहला तेल और गैस रिजर्व देश को समर्पित कर दिया। प्रधान ने कहा कि यहां उत्पादन शुरू हो गया है। तेल को आईओसी की हल्दिया रिफाइनरी भेजा जा रहा है। पश्चिम बंगाल भी उन राज्यों में शामिल हो गया है जहां से तेल निकाला जाता है। ओएनजीसी ने देश का 8वां हाइड्रोकार्बन बेसिन पश्चिम बंगाल में खोल दिया है। साथ ही ओएनजीसी ने बेसिन में एक कुएं से तेल का उत्पादन भी शुरू कर दिया है। ओएनजीसी ने दावा किया है कि देश में तेल का उत्पादन बढ़ने से भारत आत्मनिर्भर होने की दिशा में आगे बढ़ेगा। एलएसी पर चीन से तनाव के बीच पीएम मोदी आज वियतनाम के पीएम गुएन जुआन फुच के साथ ऑनलाइन बैठक करेंगे। बैठक में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीति साझेदारी पर ध्यान केंद्रित करने पर चर्चा होगी। इस दौरान रक्षा, ऊर्जा जैसे कई समझौते होने की संभावना है। पीएम मोदी मंगलवार को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन भी उपस्थित रहेंगे। बता दें कि समाज में वैज्ञानिक मनोवृत्ति को प्रोत्साहन देने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन 2 मंत्रालय मिलकर करते हैं। नाराज किसानों को मनाने के लिए सरकार ने 40 संगठनों के नाम पत्र लिखा है, जिसमें उन्हें एक बार फिर वार्ता का निमंत्रण दिया गया है। बता दें कि केंद्र सरकार से किसानों की अब तक 5 दौर की वार्ता हो चुकी है, जो विफल रही है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार 26वें दिन जारी है। किसान कानूनों को वापस लेने में कम से कम मानने को तैयार नहीं है। अब किसानों ने सरकार को खुला पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने आज सभी धरना स्थलों पर भूख हड़ताल करने का ऐलान कर दिया है। समस्याओं का हल न निकलने पर किसानों ने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे जाम करने की चेतावनी दी है। यूपी गेट पर किसान नेता बीएम सिंह ने प्रशासन और पुलिस के साथ 1 घंटे वार्ता की। उन्होंने किसानों का उत्पीड़न और चालान काटने समेत अन्य मुद्दों को उठाया। किसान संगठनों ने हरियाणा में 25 से 27 दिसंबर तक सभी राजमार्गों पर टोल टैक्स फ्री करने का ऐलान किया है। स्वराज इंडिया के प्रमुख योगेंद्र यादव ने इसकी जानकारी दी। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन को और मजबूती देने के लिए दिल्ली मोर्चा का गठन किया गया है। ये मोर्चा आंदोलन से जुड़ी रणनीति के साथ पंजाब में कृषि आंदोलन को जीवित रखने के लिए विरोध प्रदर्शन करेगा। किसान आंदोलन को लेकर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश भर के किसान सड़कों पर हैं और प्रधानमंत्री मौन बैठे हैं। राहुल ने जान गंवाने वाले किसानों को नमन करते हुए कहा कि किसानों का संघर्ष और बलिदान रंग लाएगा। हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर ने नए कृषि कानूनों का बचाव किया। उन्होंने कहा कि चंद लोग राजनीतिक कारणों से इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं। केंद्र सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये कार्य कई चरणों में होगा, जिनमें से एक कृषि सुधार है। केंद्रीय मंत्री बीके सिंह ने दावा किया कि किसानों का प्रदर्शन राजनीतिक है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की नीतियों से किसान बहुत खुश हैं। विपक्ष किसानों को गुमराह करने में लगा है। उन्होंने कहा कि एमएसपी व्यवस्था जारी रहेगी। ठेके पर खेती से किसानों का ही फायदा होगा। सपा 25 दिसंबर को प्रदेश भर में समाजवादी किसान घेराव कार्यक्रम आयोजित करेगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसके लिए आज सभी पदाधिकारियों को निर्देश जारी किया है। पार्टी इस कार्यक्रम के जरिए भाजपा की कथित किसान विरोधी नीतियों को उजागर करेगी। यूपी कांग्रेस ने कृषि कानूनों के खिलाफ भाजपा सांसदों विधायकों का घेराव किया है। प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू ने तीनों कृषि कानूनों को किसान विरोधी बताया। उन्होंने इन कानूनों को वापस लेने की मांग की है। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कई जिलों में धरना और प्रदर्शन भी किया। किसानों के समर्थन और कृषि कानूनों के विरोध में आज प्रसपा की रैली होगी। इसे शिवपाल सिंह यादव संबोधित करेंगे। इससे विधानसभा चुनाव की तैयारियों का आगाज भी माना जा रहा है। रैली के लिए 100 लोगों की अनुमति दी गई है। सीएम योगी विकास कार्यों की समीक्षा के लिए वाराणसी जाएंगे। इस दौरान वो वाराणसी के सर्किट हाउस में संगठन के साथ पंचायती चुनाव की तैयारियों पर बैठक करेंगे। इसके अलावा मऊ में 136 करोड़ की 27 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। उत्तराखंड में 3 दिन का विधानसभा सत्र आज से शुरू हो रहा है। इस सत्र में सरकार 4000 करोड़ से अधिक का अनुपूरक बजट पास करेगी। इसके साथ ही विपक्ष ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सत्र सरकार के चुनौतीपूर्ण होगा। विपक्ष काम रोको प्रस्ताव को लेकर आएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि अगर भाजपा बंगाल में चुनाव जीती तो राज्य की मिट्टी से ही मुख्यमंत्री बनेगा। टीएमसी राज्य सरकार की नाकामियों से ध्यान हटाने के लिए भीतरी बनाम बाहरी का मुद्दा उठा रही है। ममता सरकार कानून व्यवस्था नियंत्रित करने में नाकाम है। बता दें कि शाह की रैली में कल लाखों लोगों की भीड़ जुटी थी।
गुजरात सरकार शहरी गरीबों के लिए दीनदयाल क्लिनिक शुरू करेगी। डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने यह जानकारी दी है। इन क्लिनिकों में एमबीबीएस और आयुष चिकित्सक प्रत्येक दिन शाम 4 से 6 बजे तक ओपीडी में बैठेंगे। इस दौरान मरीजों को मुफ्त में दवाएं भी दी जाएंगी। कांग्रेस के पश्चिम बंगाल प्रभारी जितिन प्रसाद ने आरोप लगाया कि भाजपा तृणमूल एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। कांग्रेस पार्टी वाम दलों के साथ गठबंधन को लेकर जल्द फैसला लेगी। उन्होंने दावा किया कि बंगाल में गठबंधन को लेकर कांग्रेस किसी पसोपेश में नहीं है। आईपीएस अधिकारियों के मुद्दे पर समर्थन देने वाले 4 मुख्यमंत्रियों का सीएम ममता बनर्जी ने आभार जताया। उन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार बंगाल में दखल दे रही है। सरकार का ये कदम निरंकुश और संघीय ढांचे के खिलाफ है। दिसंबर 2023 या जनवरी 2024 तक नोएडा हवाई अड्डे से पहली उड़ान रवाना हो सकती है। NIAL के सीईओ अरुणवीर सिंह ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हवाई अड्डे का कार्य प्रगति पर है। विस्थापित लोगों के पुनर्वास का कार्य भी मई 2021 तक पूरा हो जाएगा। जापान की वाहन कंपनी होंडा अगले महीने से वाहनों के दाम बढ़ाने जा रही है। कंपनी ने डीलरों को इस बारे में सूचना दे दी है। कंपनी ने इसका कारण कच्चे माल की लागत और मुद्रा प्रभाव को बताया है। बता दें कि रेनो इंडिया भी कारों में 28,000 रुपए तक की वृद्धि करेगी। केंद्र सरकार लद्दाख और जम्मू कश्मीर में रमणीक हिल स्टेशन विकसित करेगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि ये हिल स्टेशन स्विट्जरलैंड के मशहूर दावोस से कहीं अधिक सुंदर होगा। इसे जम्मू कश्मीर के जेड मोड़ के बीच 18 किलोमीटर इलाके में बसाया जाएगा। मुंबई कांग्रेस ने 2022 तक नगर निकाय चुनाव अकेले लड़ने का संकेत दिया है। नए अध्यक्ष जगताप ने अपने बयान में कहा कि पार्टी चुनाव में सभी 227 सीटों पर उतरेगी। बता दें कि महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की गठबंधन सरकार चल रही है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अधिकांश गांवों में आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र को सस्ती कीमत पर उपचार सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार के साथ काम करना चाहिए। भारत में मानक से कम डॉक्टर की कमी है। कोरोना महामारी के बीच केंद्र सरकार ने कंपनियों को बड़ी चेतावनी दी है। केंद्र सरकार ने कहा है कि कंपनी स्थायी नौकरी पर रखे हुए कर्मचारियों को अनुबंध वर्कर के तौर पर नहीं बदल सकती। ऐसी खबरें आई थी कि कुछ कंपनियां अपने स्थायी कर्मचारियों को अनुबंध पर रख रही हैं। भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1,56,000 के पार पहुंच चुका है। इसमें अभी तक 1,45,000 लोगों की जान जा चुकी है। देश में बीते 24 घंटे में 24,589 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 330 लोगों की जान चली गई है। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 7,71,69,000 से ज्यादा हो गया है। इसमें अब तक 16,99,560 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं अमेरिकी संसद ने कोरोना राहत के लिए $900 बिलियन के कोरोना राहत फंड को मंजूरी दी है। यूपी के खादी विभाग के सहयोग से विश्व का सर्वाधिक लंबा मास्क तैयार किया जा रहा है। अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने बताया कि 150 वर्ग मीटर का मास्क तैयार कर उसे हॉट एयर बैलून से डिस्प्ले किया जाएगा। इसकी लॉन्चिंग सीएम योगी आदित्यनाथ 2 जनवरी को करेंगे। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को चौंका दिया है। उन्होंने अचानक संसद भंग करने की सिफारिश कर दी है। इसके बाद ओपी के प्रस्ताव को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है। साथ ही राष्ट्रपति ने अप्रैल-मई में मध्यावधि चुनाव कराने की घोषणा कर दी है। अमेरिका में नीरव मोदी के भाई नेहल मोदी पर धोखाधड़ी का आरोप लगा है। इसमें कहा गया है कि नेहल ने हीरा कारोबार को लेकर 26 लाख अमेरिकी डॉलर की धोखाधड़ी की है। इस मामले में अमेरिकी प्रशासन नेहल मोदी पर कार्रवाई करने जा रहा है। पाकिस्तान सरकार ने अपने देश में 50 पायलटों पर कार्रवाई की है। ये कार्रवाई फर्जी लाइसेंस के मामले में की गई है। पीएम इमरान ने कहा है कि पाकिस्तान के 50 पायलटों की लाइसेंस रद्द कर दी गई है। इसके अलावा बाकी बचे पायलटों की जांच जारी है। महाराष्ट्र के सीएम ठाकरे ने मुंबई में कांजूरमार्ग मेट्रो कार शेड भूमि मामले का समाधान निकालने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। सीएम ठाकरे ने कहा कि मेट्रो प्रोजेक्ट पर सरकार केंद्र के साथ बातचीत करने को तैयार है। इस दौरान महाराष्ट्र सरकार का रवैया सकारात्मक रहेगा। मुख्यमंत्री ठाकरे के बयान पर पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पलटवार किया। उन्होंने ठाकरे के बयान को गुमराह करने वाला बताया। उन्होंने ठाकरे की इस दलील को खारिज कर दिया है कि अंडरग्राउंड मेट्रो परियोजना से जमीन की उपलब्धता समेत भावी जरूरतों की पूर्ति होगी। भारत सरकार के न्याय विभाग की ई अदालत सेवा परियोजनाओं ने इस साल का डिजिटल इंडिया पुरस्कार जीता है। ये पुरस्कार डिजिटल उत्कृष्टता की श्रेणी में दिया गया है। इस पुरस्कार का वितरण समारोह 30 दिसंबर नई दिल्ली में होगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पाइप और प्लेट्स एंड कॉयल निर्माण इकाई का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार उद्योगों में महिलाओं को रोजगार प्रशिक्षित बढ़ाने की योजना पर काम कर रही है। इसके लिए उद्योगपतियों से चर्चा कर नीति तैयार की जाएगी। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत 60 वर्ष के हो गए हैं। वहीं आंध्र के सीएम जगनमोहन रेड्डी भी 48 साल के हो गए हैं। दोनों मुख्यमंत्रियों को पीएम मोदी ने जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। पीएम ने अब दोनों नेताओं की लंबी उम्र और स्वस्थ जीवन की कामना की।
केंद्र सरकार ने पेंशनभोगी लोगों को कोरोना काल में बड़ी राहत दी है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि पेंशनभोगी 28 फरवरी तक जीवन प्रमाण पत्र जमा करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि 80 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए अक्टूबर से विशेष खिड़की की व्यवस्था की गई है। बीजेपी और जनता दल सेकुलर ने विलय की खबरों को खारिज कर दिया है। सीएम येदियुरप्पा और जनता दल सेकुलर के एचडी कुमारस्वामी ने विलय की खबरों को काल्पनिक बताया है। बता दें कि मकर संक्रांति के बाद फरवरी में दोनों पार्टियों के विलय की चर्चा तेज थी। दिल्ली पुलिस ने पीरागढ़ी में फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने बताया कि कॉल सेंटर से 16 महिलाओं और 42 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों ने अब तक फर्जी तरीके से 3500 लोगों को ठगी का शिकार बनाकर करीब 70 करोड़ की ठगी की है। राजस्थान के 12 जिलों में 50 नगर निकायों के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। इसमें 36 निकाय अध्यक्ष पद पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया है। भाजपा ने 12 निकायों पर जीत हासिल की है। वहीं 2 निर्दलीय उम्मीदवारों ने अध्यक्ष पद के चुनाव में जीत दर्ज की है। सऊदी अरब ने भारतीय अर्थव्यवस्था की ताकत पर भरोसा जताया। सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि भारत में निवेश की हमारी योजनाएं अपनी राह पर हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में बड़ी ताकत है। आने वाले समय में भारत विश्व में बड़ी आर्थिक ताकत बनेगा। कमल हासन ने एमजीआर की विरासत के मुद्दे पर अन्ना द्रमुक पर फिर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि दिवंगत मुख्यमंत्री जैसा आदर्श रखने वाला कोई भी व्यक्ति उनका उत्तराधिकारी हो सकता है। सीएम पलानीस्वामी अकेले उनकी विरासत पर दावा नहीं कर सकते। मध्य प्रदेश में तानसेन संगीत समारोह 26 दिसंबर से ग्वालियर में आयोजित किया जाएगा। हर साल होने वाले इस समारोह में इस बार संक्रमण की वजह से सीमित लोगों को प्रवेश दिया जाएगा। कार्यक्रम का सोशल मीडिया पर सीधा प्रसारण होगा। समारोह में ब्रिटेन, मैक्सिको और ईरान के कलाकारों के आने की उम्मीद है। बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर खान ने खुद के दूसरी बार गर्भवती होने और गर्भकाल के 9 माह को लेकर बड़ा ऐलान किया है। करीना ने कहा कि वो अपने गर्भावस्था को लेकर मार्गदर्शक किताब लिखने जा रही हैं। इस किताब में गर्भधारण, गर्भावस्था, प्रसव और मां बनने के सुखद एहसास के घटनाक्रम को लिखेंगी। केंद्रीय खेल मंत्रालय ने हरियाणा में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए 4 देशों का चयन किया गया है। ये गेम्स पूरी तरह से स्वदेशी खेलों पर आधारित होगा। भारतीय खिलाड़ियों ने जर्मनी में कोलोन मुक्केबाजी विश्व कप में स्वर्ण पदक जीतकर तिरंगा फहरा दिया है। प्रतियोगिता में भारतीय महिला मुक्केबाज सिमरनजीत कौर ने 60 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीता है, जबकि मनीष ने 57 किलोग्राम के मुकाबले में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।